हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक की क्लासेस में हमने नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और पिछली कुछ क्लासेस में केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। केमिकल फोर्सेस में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जान लिया है और वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के बारे में जान लिया है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में जान लिया है और इनको आपस में कंपैरिजन करने के साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ का हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से भी कंपैरिजन किया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड देन वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। ये सीक्वेंस होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन सबसे लेस पावरफुल होता है। उन जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस सब को हम यूज करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जरा देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो मैं आपको आइडिया देता हूं कि हम क्या क्या चीजें देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे बॉन्ड फिजन के बारे में। बॉन्ड फिजन का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। बॉन्ड फिजन का जब हम कंसेप्ट देखते हैं तो उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी बॉन्ड फिजन में ही हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी देखेंगे। ये रिएक्शन को लिखने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है। सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी हम बॉन्ड फिजन में ही देखेंगे। इसके अलावा इसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, वैसे तो यहाँ पे बॉन्ड फिजन में जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे तो ये मान के चलिए कि ये जो है ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक है। इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, ठीक है। बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट को मैं डिटेल में कवर करूंगा और यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसके बाद इन सब की स्टडी करने के बाद फिर हम देखेंगे इनके कुछ एप्लीकेशन। जैसे ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम कवर करते हुए कि वो रिएक्शन पे क्या क्या इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपना, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो उसी का एक एप्लीकेशन वाला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब का एप्लीकेशन हम देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक हमें और देखना है, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट के बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा
जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम चैप्टर वाइज जंप कर जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स और 11th और 12th की जो चैप्टर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है हमारा मेन टॉपिक है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड फिजन के बारे में देखेंगे, और ये बॉन्ड फिजन किसका होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड फिजन, क्योंकि ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड से आपको मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, फिर हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, फिर हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। यहाँ पे केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि बस होते क्या है, किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, हर तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वगैरह ये सब चीजें क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे इनके कुछ एप्लीकेशन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ स्पेशली, फिर हम अटैकिंग एजेंट, और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं पूरे 11th और 12th में, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज बॉन्ड फिजन। तो देखिए बॉन्ड फिजन क्यों हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहले उसका कारण क्या है कि देखिए जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है ना, कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन होती है, और अगर हम केवल ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिक के रेफरेंस में बात करें, तो होता क्या है कि दो साइड होती है रिएक्शन में, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में आपको दो चीजें मिलेंगी, रिएक्टेंट साइड में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, दूसरा होता है रिएजेंट। ये दोनों रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, देखिए प्रोडक्ट बनने से पहले यहां पे क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो बनेगा दैट विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब देखिए क्या है, इनको हम समझ लेते हैं जरा। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है या वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर अटैक होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, वो होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनी केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। और वो चेंज कैसे होता है, रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो रिएक्शन इज अ क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। कोई भी चेंज हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल्स का आपस में इंटर कन्वर्जन होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ जाएगा, तो उसको हम रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो रिएक्शन है क्या, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ reactant into प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन रिएक्शन है। ठीक है, अब इस गिवन सैंपल ऑफ रिएक्शन में, ये भी एक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ये भी एक रिएक्शन का सिंपलर एग्जांपल है। अब इसमें है क्या, देखिए जरा क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और एक सबस्ट्रेट है और एक रिएजेंट है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और प्रोडक्ट है। अब देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर अटैक होता है, ठीक है, और या जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, विच गेट्स अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक हो रहा हो। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या है,
it gets, substrate is a substance which gets अटैक्ड, इस पर अटैक होता है। रिएजेंट क्या है? इट अटैक्स, और ये अटैक किस पे करता है? इट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। ये किस पर अटैक करेगा? सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, और जब ये सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो एज अ रिजल्ट एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है विच इज शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज आवर ये रिएक्शन का फाइनल स्टेप है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, इस रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड के आने के बीच में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ठीक है। इसकी लाइफ हालांकि बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये यही डिसाइड करता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट रिएक्शन में जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब क्या होता है, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए बनते हैं जिनको ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट की लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। मतलब एक तो होता है शॉर्ट लिव्ड, एक होता है वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। वो क्या होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड में आप उनकी स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनते हैं और वो तुरंत कंज्यूम भी हो जाता है। दे आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, और ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये ब्रिज का काम करती है और यही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इनकी लाइफ बहुत कम होती है, बट इन सम केसेस जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होती है उनकी लाइफ बहुत ही कम होती है, उनको स्टडी कर पाना मुश्किल, मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। तो उनकी केसेस में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं है, शॉर्ट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम स्टडी किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की नहीं कर सकते, नहीं। मोस्टली रिएक्शंस में आप जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हालांकि ना ये रिएक्टेंट साइड में मिलता है ना प्रोडक्ट साइड में मिलता है। इसकी खास बात क्या है कि ये रिएक्शन के बीच में ही बनेगा और बीच में ही कंज्यूम हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में ये बनता है और प्रोडक्ट जैसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट बनने से पहले ये कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो आपको ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट ये जो है वो ओवरऑल रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। तो इट डज नॉट ऑब्जर्व इन ओवरऑल रिएक्शन। ये शॉर्ट लिव्ड है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इनका स्टडी कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की लाइफ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उन रिएक्शंस में, उन पार्टिकुलर रिएक्शंस में उनकी स्टडी कर पाना मुमकिन नहीं होता है। तो हम उनको जो है उनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टडी को स्किप कर देते हैं। दूसरा, ये ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना रिएक्टेंट साइड में ना प्रोडक्ट साइड में, ये बीच में ही रिएक्शन के बनती है और बीच में ही कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल आ गया कि भाई हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, उस पर रिएजेंट अटैक करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसके ऊपर अटैक हो रहा हो। रिएजेंट क्या होता है? जो अटैक कर रहा हो, ठीक है। इसी के बारे में हमें अभी आगे देखना है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है ना, ये अटैकिंग रिएजेंट, तो वो रिएजेंट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे, ठीक है, कि कितने तरह के रिएजेंट होते हैं, कैसे वो अटैक करते हैं, और जब वो अटैक करते हैं तो सबस्ट्रेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ है? रिएजेंट की वजह से। रिएजेंट ने कुछ जाके कुछ जो है किया,
एक्चुअली क्या होता है रिएजेंट की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन सीकिंग। मतलब एक ऐसे जिनको इलेक्ट्रॉन देना होता है, उनके खुद के पास एक्सेस होता है। मतलब अटैकिंग रिएजेंट की बात करें तो मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन रिच हो जिनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरे वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो सबस्ट्रेट से इस तरीके से जुड़ेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो अल्टीमेटली ये जो सारा खेल है, अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली जो सारा खेल स्टेबल होने का है। हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, चाहे वो सबस्ट्रेट हो चाहे वो रिएजेंट हो। ठीक है, अब वो जिस तरीके से भी है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिच है कोई भी, तो उसको तलाश होगी किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की ताकि वो इलेक्ट्रॉन दे सके। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है तो उसको तलाश होगी किसी ऐसे सेंटर की जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहां से वो इलेक्ट्रॉन ले सके, तभी तो वो स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, और अच्छा एक चीज और है ध्यान देने वाली कि रिएक्शन तभी होती है जब दो अनस्टेबल स्पीशीज मिलकर स्टेबल हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ठीक है कि भाई सबस्ट्रेट भी अनस्टेबल, रिएजेंट भी अनस्टेबल। अब कैसे अनस्टेबल, ये पता लगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिएजेंट कैसा इसके लिए सूटेबल होगा, इलेक्ट्रॉन रिच वाला। समझ रहे, मान लीजिए सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ऐसे रिएजेंट की तलाश करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, मान लीजिए सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो ऐसे रिएजेंट की तलाश करेगा या ऐसा रिएजेंट उसके पास आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ताकि वो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर को हटा सके। क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कम करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा के स्टेबल करना चाहता है। तो ये दोनों स्टेबल जब होंगे तभी ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोसीड करती है, और जो भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होके जाएगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें एक डेफिनेशन मैं आपको और बताता हूं। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको कि रिएक्शन है क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कहां पे होगी, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में होगी। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन कहां पे होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी कि दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। दूसरा क्या डेफिनेशन हो गई कि इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसी बीच में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। तो इन सब की स्टडी करने के लिए कि ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पे जाता है तो क्या होता है। अब एक्चुअली देखिए जो हम बात कर रहे थे कि सबस्ट्रेट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अब उसी के अकॉर्डिंगली रिएजेंट जो है वो अटैक करेगा। तो कोई भी रिएजेंट किस तरह के सबस्ट्रेट पे अटैक करता है उसको स्टडी करने के लिए ही हमें इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। सबस्ट्रेट्स पे, स्पेशली सबस्ट्रेट्स पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स काम करते हैं जिसकी वजह से उसका एक परमानेंट कैरेक्टर सा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से रिएजेंट का एक स्पेशल टाइप आके उस पर अटैक करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या है अभी हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से सबस्ट्रेट के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से एक स्पेशल टाइप का रिएजेंट, वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, या तो वो रिच बना देगा या तो डेफिशिएंट बना देगा। ठीक है, सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर आ जाएगा इसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली रिएजेंट्स जो है उस पर अटैक करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिएक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, उसका पाथवे सिलेक्ट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इन्हीं सीक्वेंस को हम आगे जो है यूज भी करेंगे। ये जितने टाइप के हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे ना, इनका हम एंटायरली ओवरऑल मतलब पूरा लास्ट तक जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का यूज होता रहेगा, लास्ट तक यूज होता रहेगा। ठीक है, तो
ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो बेसिकली इसी तरीके से काम करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो बॉन्ड फिजन की बात कर लेते हैं। जैसे हम यहां बात कर रहे थे ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमें यहीं से बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बात करनी है। चाहे तो आप एक डेफिनेशन और नोट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। चलिए इसको अलग से लिख देता हूं मैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज बेसिकली अ पाथवे जिससे हमें यह पता चलता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कैसे हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, इट इज अ पाथवे which provides the idea of conversion of reactant into product। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म इज बेसिकली अ पाथवे which provides the idea of conversion of reactant into product, कि कोई भी रिएक्टेंट किस तरह से ये पाथवे प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे कन्वर्ट हुआ है, पहले ये टूटा, मतलब वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट भी प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती है। आप ये भी कह सकते हैं दैट इट इज अ सीक्वेंशियल स्टेप्स or it is a collection of sequential steps which provides the idea of conversion of reactant into product। अब अगर हम बात करें यहां पे कि रिएक्टेंट जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहां पे बॉन्ड फिजन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, बॉन्ड फिजन का कंसेप्ट आता है। फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। ठीक है, बॉन्ड फिजन, और आप यहां पे लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड फिजन में क्या होगा, हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग्स। एक को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन कह लीजिए। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन। अब देखिए होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, हम यहां पे केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो केवल कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो देखिए। इसमें क्या होता है कि लेट्स से कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, बाकी और भी वैलेंसी होगी, कार्बन की बाकी भी वैलेंसी होगी, वो किसी न किसी से सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अभी वो किससे सेटिस्फाइड है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन किसका है? राइट साइड वाले का है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड वाले का है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाले का और एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले का। इस तरीके से शेयरिंग की हुई है इन्होंने। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग से ही बनता है, इक्वल शेयरिंग से बनता है। तो होमोलिटिक में देखिए होता क्या है, होमोलिटिक में होमो और लिसिस इन दो वर्ड से मिलकर बना है। होमो का मतलब होता है सेम या सिमेट्रिकल, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। या यूं कह लीजिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग या सेम टाइप की ब्रेकिंग या मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो होमो का मतलब हो गया सेम और लिसिस का मतलब हो गया ब्रेकिंग। अब ये सेम ब्रेकिंग का मतलब क्या है
एक्चुअली क्या होता है कि जब इनमें क्लीवेज होता है, ब्रेकिंग होती है, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो है कि जिसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना वापस चला जाए। मतलब मान लीजिए ये क्रॉस वाला जो है वो लेफ्ट वाले ने दिया था, डॉट वाला जो है सॉरी क्रॉस वाला जो है वो राइट वाले ने दिया था और डॉट वाला लेफ्ट वाले ने दिया था, तो ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएं। ध्यान से देखिए, मैंने जो एरो बनाया वो ऐसा बनाया यू। अगर दो इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऑर्गेनिक में ये नोटेशन यूज होता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे दिखाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने दिया था वो अपना खुद का ही इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गए, बाहर निकल गए। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये अलग पार्ट हो जाएगा, ये अलग पार्ट हो जाएगा। वैसे भी हम फिजन कर रहे हैं तो ब्रेक होगा तो दो स्पीशीज बनेगी। कोई भी चीज ब्रेक होती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब देखिए यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई और यहां पे भी इसके तीन बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड तो टूट गया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से बने, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब ब्रेकिंग होगी तो ये जो इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना था वो जब ब्रेक होगा तो ये जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि किस तरीके का क्लेवेज है, सिमेट्रिकल क्लेवेज है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। अब होगा क्या कि यहां पर देखिए इसके पास, इस वाले कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन यहां से, दो इलेक्ट्रॉन यहां से, दो इलेक्ट्रॉन यहां से, इन्होंने और भी एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। 6 इलेक्ट्रॉन तो है और दो इलेक्ट्रॉन यहां से, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट ये पूरा हो रहा था, ठीक है। इसके साथ भी यही हो रहा था कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को मिलाने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड जो था वो क्या हुआ, टूट गया और इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिए। तो जरा ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन के पास 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन तो है, ये अनअफेक्टेड है, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है यहां पे, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास है, ठीक है, इन दोनों के पास ही क्या है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्लियर है, इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। रेडिकल का मतलब होता है पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए इनकी खास बात क्या है, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो दोनों फ्री रेडिकल्स बने, ये इलेक्ट्रॉन रिच में काउंट होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में काउंट होंगे? जरा देखिए इन दोनों के पास अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों कमी है, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से जो ये स्पीशीज हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो जब कभी भी होमोलिटिक फिजन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे होमोलिटिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। दो के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो होमोलिटिक क्लीवेज। अगर अनसिमेट्रिकल, दूसरा जो मैं कह रहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को एक एक मिल गया। एक दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं दूसरा टाइप हेटेरोलिटिक फिजन। उसमें क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाते हैं, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक कार्बन के पास चले जाएंगे, तो जिसके पास जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और जिसके पास से जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां होमोलिटिक फिजन में तो बराबर बराबर बढ़ता है,
तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो एक ये पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो जो हमने यहां पे बात कही थी कि भाई यहां पे हम बॉन्ड फिजन में रिएक्शन इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो जो पहला बॉन्ड फिजन हुआ है होमोलिटिक, उसमें फ्री रेडिकल जो बनता है यही हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। यही हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। दिस इज आवर वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किसके, फ्री रेडिकल्स के लिए। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किस तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और ये क्या होता है, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, तो ये स्टेबल नहीं हो सकता, ये अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कोई रेडिकल्स ढूंढता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसलिए ये इस स्थिति में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अभी हमने केवल क्या करवाया है, बॉन्ड की क्या करवाई है, केवल और केवल ब्रेकिंग करवाई है, ठीक है। बॉन्ड की अभी हमने केवल और केवल ब्रेकिंग करवाई है, अभी फॉर्मेशन होना बाकी है, ठीक है। तो ब्रेक हो गया बॉन्ड, क्लियर है। ब्रेक होने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो अभी प्रोसेस बाकी है, ये इस स्थिति में रहेगा नहीं ज्यादा देर तक, ये क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, किसी तरीके से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सब कैसे होगा, वो हम जब रिएक्शन इंटरमीडिएट डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप की तरफ। होमोलिटिक क्लीवेज के बाद जो दूसरा है टाइप, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद जो दूसरा टाइप हमें देखना है वो है हेड्रोलिटिक फिजन। हेड्रोलिटिक फिजन, हेड्रो और लिटिक। आप यहां पे ये जो अपने होमोलिसिस लिखा है, सेम ब्रेकिंग, इसको आप सिमेट्रिकल भी कर सकते हैं, और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, यहां पे मैं उसी रेफरेंस में लिख रहा हूं। हेट्रोलिटिक में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। हेट्रो का मतलब अनसिमेट्रिकल, या मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना होना, ये अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आता है। अनसिमेट्रिकल और लिटिक का मतलब ब्रेकिंग। तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, अभी इसका मैं आपको आइडिया दे ही चुका हूं कि भाई जब हेट्रोलिसिस होता है तो जो कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक को ही मिल जाएंगे। तो लेट से राइट वाले को चले गए, ठीक है, राइट वाले को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब देखिए जरा, जब ऐसा होगा तो दो स्पीशीज बनेगी, और पिछले वाले की तरह, होमोलिटिक की तरह नहीं कि दोनों एक जैसी स्पीशीज बन गई। यहां पे देखिए होमोलिटिक से दोनों फ्री रेडिकल बने थे, दोनों ही क्या है, फ्री रेडिकल है। लेकिन यहां पे जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा, इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसका जो, देखिए इसका तो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो गया ही गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके पास क्या था, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे वाले कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, और ये कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसके पास इन 6 इलेक्ट्रॉन के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा,
माइनस चार्ज। इसके पास अपना खुद का भी इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे वाले कार्बन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास अपने से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो है अपने से एक कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना था इसके पास उससे भी कम इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे दो तरह की स्पीशीज बनती हैं, एक को हम कहते हैं ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, या इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड कार्बेन आयन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि भाई ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब इनकी खास बात जरा ध्यान से देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं। तो इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इट इज एन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज एन 8 इलेक्ट्रॉन system with one lone pair। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम with one lone pair। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है विद वन लोन पेयर, मतलब ये विद वन लोन पेयर का मतलब इसी 8 में से कोई एक लोन पेयर है। ठीक है, यहां पे आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद वन लोन पेयर, और ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें से अगर हम कहें तो देयर इज 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहां पे 4 बॉन्ड पेयर है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा, sp3। यहां पे देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो यहां पे केवल और केवल क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है यहां पे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2। अब sp3 विद वन लोन पेयर का जो शेप आता है वो किस तरीके का आता है, अमोनिया लाइक पिरामिडल, और ये कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 0 लोन पेयर, sp2 hybridization with 0 lone pair। इसको भी यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो पिरामिडल शेप होगा कार्बन आयन, और जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 0 लोन पेयर की वजह से ये जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप का होगा। तो ये 3 मेजर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो ये 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यहां पे बन गया और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पे बन गया, कौन सा, फ्री रेडिकल। तो हमारे पास मेजरली 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ गए। इसके अलावा भी होते हैं कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन के अलावा भी कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो अलग तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उनको जब जरूरत पड़ेगी तो उनको हम बीच में ही ऐड कर लेंगे, उनको अलग से देखने की जरूरत नहीं, वो बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेजरली 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड
कार्बन आयन। अब बॉन्ड फ्यूजन का पार्ट तो हमने देख लिया, अब इनमें जरा ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या रोल है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन में प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते जो है अपना इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते अपना इफेक्ट डालते हैं। तो उसके लिए देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखिए, चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट, किसी को हम रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी में हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे, इसी में हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे किसका, रेजोनेंस का। इसी में हम रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ेंगे। तीसरा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, या इसको केवल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह देते हैं, ठीक है। और चौथा जो इफेक्ट है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इनमें से ये जो फर्स्ट थ्री इफेक्ट्स हैं, आउट ऑफ फोर, ये जो फर्स्ट थ्री इफेक्ट्स हैं, दे आर परमानेंट इफेक्ट्स, दे आर परमानेंट इफेक्ट्स। और ये जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रोमेरिक, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट थ्री है ये तो परमानेंट, अपना जो भी प्रभाव डालेंगे वो परमानेंटली रहेगा मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक वाला जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, वो किसी की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब असर आपको दिखेगा, अगर वो हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का असर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली इसमें हम रिएजेंट का ही रोल देखते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट को अगर हम जोड़ दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, और अगर हटा लें तो वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो हमें ये चार इफेक्ट पढ़ने हैं जिसमें सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये सब एक जैसे ही है। मेसोमेरिक और रेजोनेंस एक ही फिनोमेना का नाम है, ठीक है। तो देखिए जरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो हमें ये चारों इफेक्ट देखने हैं उसमें हमें क्या क्या देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, वो सबस्ट्रेट पे क्या इफेक्ट डालता है और कितने टाइप का होता है, ये हमें इंडक्टिव इफेक्ट में देखना है। प्लस कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये हमें देखना है। मेसोमेरिक इफेक्ट में मैं स्टार्टिंग करूंगा रेजोनेंस के फिनोमेना से, ठीक है। पहले हम रेजोनेंस के बारे में जानेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि ये मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो सबस्ट्रेट को कैसे अफेक्ट करता है। तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमें देखना है, उसमें क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें देखना है, और साथ साथ क्या देखेंगे कि ये परमानेंट इफेक्ट कैसे हैं, कि किस तरीके से परमानेंटली इफेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल को, और ये क्यों नहीं कर पाता परमानेंटली, ये टेम्परेरी क्यों होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। तो देख लेते हैं आज जरा हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो आज मैंने आपको बताया था कि भाई आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का
पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको पूरी जो भूमिका बताई है, ये जो पूरा मैंने आपको बताया कि हम इस पूरे टॉपिक पे हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमें ये आज के लिए नहीं बताया था, ठीक है। ये पूरा जीओसी का है कि आपको पूरा जीओसी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें से बॉन्ड फिजन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तक आप आ गए हैं, ये नो डाउट ये बहुत बड़ा पोर्शन है। जियो आप ये समझ लीजिए कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं ना, इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चंस आता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन जब आप चैप्टर्स भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी आपको इनका मोहताज बने रहना पड़ेगा, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते वहां, ठीक है। जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपको बनाना पड़ेगा। इनके बिना आप नहीं बना सकते, इनके बिना आप हैंडीकैप्ड हो जाएंगे ऑर्गेनिक में। अगर किसी को जीओसी में ये सब टॉपिक्स नहीं आते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दीज टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इनके बिना अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करेंगे। तो ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आगे बढ़ पाना बहुत ही मतलब लगभग नामुमकिन होता है, पॉसिबल ही नहीं है, इनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसमें मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, वो किसी रिएजेंट से इंटरेक्ट करता है, और वो रिएजेंट उस सबस्ट्रेट को चेंज करने की कोशिश करता है बाय फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं जिनकी स्टडी नहीं की जा सकती, कुछ की लाइफ ठीक सफिशिएंट होती है स्टडी करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, तो हमें इस डेफिनेशन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो इसी पे रहता है, इस पे और ये मैकेनिज्म पे कि रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या। इट इज अ पाथवे व्हिच प्रोवाइड्स द आइडिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, हाउ दिस कन्वर्जन टुक प्लेस, what were the steps which were taken in order to get product। तो ये सब चीजें जो है मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं। अब उसमें क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे थे ना कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो जान लें कि सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमने देखा दो तरह की होती है, एक होमोलिटिक जिसमें क्या होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज या सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, दूसरा क्या होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज जिसमें क्या होता है अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन एटम के पास चले जाएंगे, जिसके पास जाएंगे उसके पास उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसके पास से जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले में एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाले में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसका होता है वो उसको लेके चला जाता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन जो बनता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अभी हमने देखा कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको मिलाने के बाद यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इन सब को मिलाने के बाद तब लेफ्ट वाले कार्बन और राइट वाले कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा था। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इस कार्बन के पास अभी भी हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता तो 7 इलेक्ट्रॉन ये रेडिकल बन जाता, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन के पास चले गए, तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गया, इसका तो सॉरी इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ऑक्टेट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ये ऑक्टेट कंप्लीट तो है लेकिन इसने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम में काउंट होता है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम में काउंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम में काउंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 4 पेयर्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। माइनस चार्ज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस चार्ज बिहेव्स एज अ लोन पेयर, माइनस चार्ज और लोन पेयर जो है वो सेम तरीके से बिहेव करता है। माइनस चार्ज का मतलब ऑर्गेनिक में एक लोन पेयर के बराबर होता है। माइनस चार्ज आप ऐसे समझ लीजिए कि जब एक्चुअली
केमिकल रिएक्शंस में इफेक्ट देखा गया तो पाया गया कि एक लोन पेयर जिस तरीके से बिहेवियर करता है, एक लोन पेयर का जो रिस्पॉन्स होता है वही एक कार्बन एनायन का रिस्पॉन्स होता है या माइनस चार्ज का रिस्पॉन्स होता है, दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट मानते हैं। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर जहां आ गया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे एक टर्म मैं बोलता हूं कि भाई हमारे पास 1 लोन पेयर है, तो हम बात कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लोन पेयर। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आई हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैंने कह दिया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, अकेले पड़े हुए। ठीक है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 और एक लोन पेयर है, क्योंकि तो अमोनिया जैसा कंडीशन हो गई ना, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो इनमें भी पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा। इसके आगे देखिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखने, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया कि 4 इफेक्ट्स देखने हैं, जिसमें से 3 इफेक्ट परमानेंट होते हैं और एक इफेक्ट टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्लास में इसी इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्टिंग करनी है और उसके आगे हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।